कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले दिन भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के फैसले पर मुहर लग गई है। बताया जा रहा है कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बैठक के दौरान दी। कमेटी फिलहाल कोविशील्ड को शर्तों के साथ मंजूरी, हालांकि इस पर आखिरी फैसला DCGI को लेना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जहां ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में 3 वैक्सीन कंपनियां फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद अभी सिर्फ सीरम को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। DCGI के आखिरी ऐलान के बाद ही इस वैक्सीन का आपातकालीन इस्तेमाल भारत में शुरू हो जाएगा। और आज से देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण पर पूर्वाभास शुरू होने जा रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। देश में एक तरफ शुक्रवार को कोवैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी ने अपना भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ आज से देश भर में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर ड्राई रन शुरू हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। देखिए, पिछले 4 महीने से स्वास्थ्य मंत्रालय देश में जब भी कोविड की वैक्सीन देश के लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होती है तो उसको किन लोगों को प्रायोरिटी पर लगाना और किस प्रकार से लगाना, इसकी तैयारियां कर रहा था। हमने इस संदर्भ में डिटेल्ड गाइडलाइंस बहुत विस्तार से सारे देश को दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद सुबह 9:30 बजे दिल्ली के GTP अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लें। बताया जा रहा है कि ड्राई रन के परिणामों के आधार पर ही वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले देश के 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पहले ही ड्राई रन हो चुका है। आज से शुरू हो रहे वैक्सीन ड्राई रन में कौन कौन से राज्य शामिल हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी देखिए 1 मिनट। देश के कई राज्यों में आज से वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर एक ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ये ड्राई रन 4 राज्यों में पहले ही किया जा चुका है, मगर आज से पूर्वाभ्यास व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि किन राज्यों में ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में ये ड्राई रन लखनऊ में होगा, जहाँ ड्राई रन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में 3 केंद्र हैं, GTP अस्पताल, दरियागंज और श्रीनिवासपुरी। कर्नाटक में 5 जिलों बेंगलुरु, कलबुर्गी, बेलगावी, शिवमोगा और मैसूरू 3-3 केंद्र तैयार किए गए। महाराष्ट्र में 4 जिलों पुणे, नागपुर, जालना, नंदुरबार, इनमें ड्राई रन किया जाएगा। पंजाब में सिर्फ पटियाला में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए केंद्र बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्थित 3 जिलों आमडांगा, मध्यम ग्राम और दत्ताबाद में केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 3 केंद्र श्रीनगर जबकि 2 केंद्र कुलगाम जिले में बनाए गए हैं। ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 29 लोग आ चुके हैं। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। यूके से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से अब तक 29 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं उनमें से 4 मरीज नए कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित हैं। इनमें से 3 नए मामले निमहंस, बेंगलुरु में पाए गए हैं, जबकि एक नया मामला CCMB हैदराबाद की लैब में मिला है। दिल्ली में भी इस नए कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। यह निर्णय लिया गया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें 8 जनवरी 2021 से शुरू होंगी। 23 जनवरी केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से हर हफ्ते 15 उड़ानों के आने जाने की इजाजत होगी। DGCAI इंडिया जल्द ही विवरण जारी करेगा। और अब कोरोना से जुड़ी अपडेट। देश में कोरोना रिकवरी रेट 96% के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में 20,035 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 256 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 23,181 इलाज के बाद ठीक हो गए।
भारत में कोरोना के कुल 1,02,86,709 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 98,83,461 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,54,254 आ गई है। देश में कोरोना से कुल 1,48,994 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 96.08% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है, मगर नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वालों की संख्या भी सामने आने लगी है। 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली में कोरोना के रोजाना मामले 500 के आसपास बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 585 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 21 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 717 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,25,954 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,10,039 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 5,358 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,557 लोगों की मौत हो चुकी है। आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन के ड्राई रन की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम की स्थायी परिसर की नींव रखेंगे। 1 मिनट में खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन सबके समेत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद रहेंगे। कैंपस की सभी इमारतें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। ये सभी इमारतें जीआरएचए मानकों के तहत हरित श्रेणी में जाएगी। इमारतें ऊर्जा के मामले में किफायती भी होंगी। आईआईएम संबलपुर कैंपस का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में 5,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें अधिकारियों, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ साथ आईआईएम संबलपुर के पूर्व छात्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर छात्रों और स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से जुड़ने की अपील की है। 4 जनवरी की बैठक से पहले ही किसानों ने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। 1 मिनट में अपडेट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत 4 जनवरी को होने वाली है। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने बताया कि 4 जनवरी को केंद्र सरकार की होने वाली बैठक में यदि कुछ निर्णय नहीं निकला तो हम ये आंदोलन और तेज करेंगे। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं, अगर तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज शाम एक प्रेस वार्ता के लिए मीडिया को निमंत्रण दिया है, जिसमें सरकार के साथ चल रही वार्ता और किसानों के आंदोलन की भविष्य की रणनीति का ब्यौरा रखा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ होने वाली बैठक में नतीजा निकालने की उम्मीद जाहिर की। एक तरफ किसानों ने 4 तारीख की बैठक बेनतीजा होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है, मगर दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि 7वें दौर की वार्ता के बाद कोई न कोई नतीजा निकलेगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं जो ये भविष्यवाणी कर सके कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ 4 जनवरी की बैठक अंतिम बैठक होगी, मगर किसान संगठनों के साथ 4 जनवरी को होने वाली अगले दौर की बैठक से सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद है। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। पिछली बैठक पे सरकार और किसानों के बीच 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। हालांकि नए कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर सरकार ने असहमति जताई है।
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठन 38वें दिन भी अपना आंदोलन कर रही हैं। किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे सांसद हनुमान बेनीवाल ने नए साल के मौके पर समर्थकों के साथ जमकर डांस किया। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं के साथ हरियाणा राजस्थान सीमा पर भी कई किसान आंदोलन कर रहे हैं। नए साल के मौके पर भी किसानों का धरना इस कड़कड़ाती ठंड में जारी है। इस बीच हरियाणा राजस्थान सीमा पर जारी आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नए साल के मौके पर अपने समर्थकों के साथ जमकर डांस किया। आंदोलन के पड़ाव स्थल पर किसानों के साथ साथ नागौर सांसद ने समर्थकों के बीच खूब ठुमके लगाए। इस बीच नागौर सांसद ने रात 12 बजे सभी समर्थकों और किसानों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। सांसद हनुमान बेनीवाल का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। किसानों की जीत के लिए बनाए गीतों पर किया उनका ये डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाने की हालत में सांसद बेनीवाल अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में शुक्रवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवीण राउत की 72 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी अवनी कंस्ट्रक्शन के पार्टनर प्रवीण राउत की 72 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। ईडी के मुताबिक वर्षा को फर्म से महज 5,625 रुपए लगाने पर 12 लाख रुपए मिले थे। उन पर 12 लाख का लोन अभी भी बकाया है। प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ईडी इस बात की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में है कि ये 55 लाख क्यों ट्रांसफर किए गए, जिसके लिए संजय राउत की पत्नी को पहले ही समन भेज दिया गया था। मेरे पास जो 120 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है वो देने के बाद शायद ईडी को बड़ा काम मिल जाएगा, सरकार को बड़ा काम मिल जाएगा। लेकिन अब तो ये एक ही केस देश में चल रहा है जो 50 लाख का है सिर्फ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं। बंगाल चुनावों के आने से पहले टीएमसी नेताओं का पार्टी को छोड़ने का ट्रेंड लगातार जारी। ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे अहम सदस्य माने जा रहे शुवेंदु अधिकारी के पार्टी को छोड़ने के बाद अब उनके भाई सोमेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी को अलविदा कह दिया है और अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज इस देश की सबसे बड़ी पार्टी में, पृथ्वी की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ने के बाद खुद को बहुत गर्वित अनुभव कर रहा हूँ। कमल का फूल हर घर में खिलेगा। 108 कमल के फूल देकर माँ दुर्गा का पूजा होता है अष्टमी के दिन, इसलिए कमल हर घर में खिलेगा। मेरे साथ 15 और काउंसिलर, 4 एक्स काउंसिलर जुड़े हैं। सोमेंदु अधिकारी तृणमूल पार्षद और पूर्वी मिदनापुर जिले में कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, लेकिन पिछले सप्ताह उन्हें उस पद से हटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को कंठी के डॉर्मिट्री ग्राउंड में एक रैली में उन्होंने अपने भाई शुवेंदु अधिकारी के सामने दर्जन भर टीएमसी पार्षदों के साथ बीजेपी का हाथ थाम दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के 2 किलो का चांदी का मुकुट तोहफे में दिया। बीरभूम इन दिनों बंगाल की राजनीति का गढ़ बन गया हुआ है। पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह और फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां रोड शो कर अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का सबूत दिया। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कदम और आगे निकालते हुए अपने नेता और पार्टी जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को 2 किलो का चांदी का मुकुट तोहफे में दे दिया। दरअसल बीरभूम में मिले मेले का आयोजन हर वर्ष 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक होता है और इस मेले का आयोजन टीएमसी के नेता ही करवाते हैं। इस वर्ष के मेले में कार्यकर्ताओं ने अनुब्रत मंडल को 2 किलो चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। हालांकि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए टीएमसी जिलाधिकारी ने कहा कि यह मुकुट टीएमसी के सर पर भी सजेगा और पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कई बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिरों को जलाने की घटना पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदू मंदिर को जलाए जाने की घटना पर विदेश मंत्रालय ने
पाकिस्तान उच्चायोग को अपना विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए गुरुवार को इसके खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार इस मामले की जांच करे और मंदिर विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारत ने पाकिस्तान सरकार से ये भी कहा है कि मंदिर तोड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 1997 से लगातार इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं। भारत ने ये भी कहा कि इस घटना की जांच की रिपोर्ट साझा की जाए और पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा करे। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्थानीय आईजी को 4 जनवरी तक इस मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश करने की चेतावनी दी है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पीपीई किट का इस्तेमाल जिस चीज के लिए किया गया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देश में कोरोना काल के दौरान पीपीई किट को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी समझा जा रहा था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए किया जाने लगा है। दरअसल ये मामला छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल का है, जहां एलईडी टीवी चोरी हो गई, मगर अस्पताल प्रशासन इस बात पर हैरान था कि सुरक्षा के बीच टीवी चोरी हुई कैसे। जब प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। आप भी इस फुटेज को देखिए। तो अब आप पीपीई किट का कमाल समझ ही गए होंगे। जी हां, चोर ने पीपीई किट पहनकर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी की तरह एंट्री ली और फिर यहां से चुपचाप टीवी लेकर फरार हो गया। और पीपीई किट होने की वजह से किसी ने मौके पर पूछताछ भी नहीं की। पीपीई किट के कारण चोर का चेहरा भी सीसीटीवी में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे मामला पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों के लिए मुश्किल हो गया। भारत में ठंड के मौसम में आने वाले साइबेरियन पक्षियों ने इन दिनों कानपुर के चिड़ियाघर को अपना घर बनाया हुआ है। ये कानपुर जू की तस्वीरें हैं, जो इस वक्त सर्बियन बर्ड्स का घर बना हुआ है। सर्बिया से आई चिड़िया यहाँ इस वक्त अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। जू में जो झील है वो यहाँ सर्बिया से आई इन माइग्रेंट्स बर्ड्स को आकर्षित करती है, क्योंकि इस समय में सर्बिया और उसके आसपास के देशों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इसलिए इस वक्त ये चिड़िया यहाँ आ जाती हैं और फिर कुछ वक्त यहाँ रहकर वापस लौट जाती हैं। जू प्रशासन की तरफ से इसको लेकर पूरे इंतजाम किए जाते हैं ताकि इन चिड़ियाओं की नेस्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई जगह है जहां पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विदेशी चिड़िया आती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड का कहर और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई नई चेतावनी में कहा गया है कि इस ठंड से उत्तर भारत को किसी तरह की राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। साथ ही विभाग ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी का कई शहरों में नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। कोहरे की वजह से सूरज की रोशनी भी धरती पर पूरी तरह से नहीं पड़ रही है, जिससे कपकपी बढ़ रही है। 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 1.6 डिग्री तक पहुंच गया। रविवार तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और ये 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्रवार को दिल्ली में ठंड ने 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली के सफदरजंग में सुबह का तापमान 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। फिलहाल दिन का तापमान अभी और गिरने की संभावना है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। द्रास सेक्टर में भारी बर्फबारी के बीच सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के सैनिक लगातार इन सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं द्रास सेक्टर के जोजिला पास की, जहां लगातार बीते कुछ महीनों से बर्फबारी हुई है। यहां लगातार होती बर्फबारी के बीच आम जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। गांव के गांव बर्फ से भरी सड़कों की वजह से देश के दूसरे हिस्सों से कई बार कट जाते हैं।
लेकिन बीआरओ यहां अभी से रास्तों को खोलने का काम शुरू कर चुका है। बीआरओ के जवान भी यहां मौजूद हैं और इसके साथ साथ स्नो क्लीनर मशीन के साथ सड़कों को खोला भी जा रहा है। आने वाले समय में अभी बर्फ लगातार गिरेगी, लेकिन अभी से बीआरओ के जवान इतनी ठंड के बीच भी अपने काम को शुरू कर चुके हैं ताकि समय के साथ लोगों को और गांवों के गांव सड़कों से जोड़ दिया जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.